बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 5 और आज का टॉपिक है वेटलेसनेस। बच्चों ये टॉपिक इसकी ख़ास बात आज ये है कि हमने इसको KPK की बुक को और जो पंजाब की बुक हो दोनों को मर्ज करके एक टॉपिक बनाया है, तो तमाम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बुक में ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको समझ नहीं पाते, सही से उसकी फील नहीं ले पाते टॉपिक की। तो क्योंकि उसकी जो बेसिक डिटेल जो बहुत ज़रूरी है उसको समझने के लिए वो उसमें प्रोवाइड नहीं की गई, डायरेक्ट टॉपिक पे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल के साथ लेके जाया जाएगा ताकि आप आसानी से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, उस चीज़ को फील ले सकें उसकी, ठीक है। और रही बात बाकी स्टूडेंट्स की, स्पेशली फेडरल के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि उन्होंने पंजाब और फेडरल की वैसे भी दोनों बुक्स पढ़नी थी, तो दोनों का मिक्सचर हमें एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी वेटलेसनेस होती क्या है। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको रियल वेट और अपेरेंट वेट का पता होना चाहिए। इसके ऊपर वैसे हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हम उसको रिवाइज करेंगे और सिर्फ वो पॉइंट जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको एक बार हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों रियल वेट और अपेरेंट वेट क्या था। वेट के बारे में तो आप जानते हैं कि वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे हम कहते हैं वेट। फिर रियल वेट क्या और अपेरेंट वेट क्या, इस चीज को हमने समझना है एक लिफ्ट की एग्जाम्पल से। एक लिफ्ट के अंदर हमने एक अपरेटस लेके जाना है, यानी वेट मेजरिंग डिवाइस, और साथ में हमने एक बॉडी लेके जानी है, उसका वेट मेजर करना है। वहां पर आपको सिखाऊंगा कि ये रियल वेट है और ये अपेरेंट वेट है, कब हमें रियल वेट मिलता है बॉडी का, कब हमें अपेरेंट वेट मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं जी। हम वेट मेजरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक सादा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी स्कूल की, आपके कॉलेज की फिजिक्स लैब के अंदर पाया जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस, उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूं ताकि आप जब इसको यूज़ करें तो आपको सही से कंसेप्ट हो कि हमें इससे रीडिंग कैसे मिलती है। और फिर आपको रियल वेट और अपेरेंट वेट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इसकी वर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, ये देख सकते हैं आप कि ये है जी हमारे पास एक वेट मेजरिंग डिवाइस जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इस स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग के यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, इधर एक स्केल है जिसके ऊपर ये पॉइंटर मूव करता है, और यहाँ पे ये हुक है, इसके साथ हम बॉडी अटैच करते हैं जिसका हमने वेट मेजर करना होता है। ओके, और बच्चों यहाँ पे जब हम बॉडी को अटैच नहीं करते तो उसका पॉइंटर होता है 0 पॉइंट के ऊपर। जैसे ही कोई बॉडी अटैच करते हैं तो बॉडी का वेट होता है, वो एक फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, ऐसे नीचे लगती है एक फोर्स, ये एक्शन है, उसके रिएक्शन के तौर पे इस स्प्रिंग में आ जाती है टेंशन, ठीक है, और उस टेंशन को मेजर करके यहां स्केल पे हमें रीडिंग मिल जाती है। याद रख लो गौर से, यहां जो रीडिंग मिलती है ना हमें, वो इस स्प्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन से मिलती है। फिर सुनो, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन से हमें यहां रीडिंग मिलती है। जो यहां रीडिंग मिल रही होती है वो स्प्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन से मिल रही होती है, राइट। अच्छा, अब हमने समझना है कि बॉडी का रियल वेट कब मिलेगा और अपेरेंट वेट हमें कब मिलेगा। रियल वेट मतलब सिंपली एक्चुअल वेट, उसका एग्जैक्ट वेट क्या होता है बॉडी का, यानी वो फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, एग्जैक्ट वो फोर्स कैसे मिलेगी। तो याद रख लो बच्चों ये पॉइंट अच्छे तरीके से कि आप जिस बॉडी का वेट मेजर कर रहे हो ना, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स उस पे 0 है, यानी या तो वो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उस सूरत में आप इस डिवाइस से आप वेट मेजर करेंगे तो आपको रियल वेट मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे आपने एक फर्स्ट केस पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, एक लिफ्ट थी, वो लिफ्ट को हमने कहा था या तो रेस्ट पे रख लो या फिर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा लो कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ओके, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ओके जी। तो उसमें हमने कहा था कि अब जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये एक एक्शन है, उसके रिएक्शन के तौर पर टेंशन स्प्रिंग में आ जाती है। अब अगर टेंशन वेट के बराबर होगी, ठीक है, तो क्योंकि हमें तो रीडिंग मिलती है टेंशन से, स्प्रिंग के अंदर टेंशन से हमें यहां रीडिंग मिलती है, राइट। तो अगर वेट और टेंशन एक दूसरे के बराबर होंगे तो आपको जो रीडिंग यहां मिलेगी वो रीडिंग भी वेट के बराबर मिलेगी, ठीक है। ये रियल वेट होता है। क्या कंडीशन बताई, बॉडी को उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए जिसका वेट मेजर कर रहे हो, राइट। अच्छा, अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट मतलब बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा हो, एक्चुअली इतना वेट नहीं होता। जैसे यहां पर देखो,
मान लो ये हमने बॉडी को रेस्ट पे रखा हुआ था और इस वक्त हमने इसका कुछ वेट मेजर किया, वो वेट की रीडिंग हमें मिल रही है 4.5 न्यूटन, ये इसका रियल वेट मान लो। अब हमने क्या किया, कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी कि जिसकी वजह से ना हम इसके स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग के अंदर टेंशन को बढ़ा दें या कम कर दें ना, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि जिसकी वजह से इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर टेंशन को बढ़ा दो या कम कर दो। जो एक वैल्यू थी ना जो कि वेट के बराबर थी, उससे वैल्यू कुछ बढ़ा दो टेंशन की या कुछ कम कर दो, तो अब जो आपको रीडिंग मिलेगी वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी और उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, हम स्प्रिंग को ना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा नीचे खींच देते हैं, इस बॉडी को ऐसे नीचे खींचोगे ऐसे की तरफ, तो क्या होगा, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव टेंशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे रीडिंग ये इसका पॉइंटर नीचे आ जाएगा ऐसे, और रीडिंग में भी हमें 6 न्यूटन दे रहा हो, एग्जैक्टली तो 6 न्यूटन वेट नहीं है, मगर एक खास सिचुएशन के अंदर कि जब इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, इसके अंदर स्प्रिंग में टेंशन बढ़ गई, अब उसने उसी बॉडी का वेट हमें जो शो किया वो 6 न्यूटन शो किया। अब ये अपेरेंट वेट है जो बज़ाहिर एक खास सिचुएशन के अंदर हमें नजर आ रहा है। वो खास सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी नीचे की तरफ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ, उससे क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर टेंशन थोड़ी रिलीज हो रही है, कम हो जाएगी। अब हमें तो स्केल पे रीडिंग मिलती है स्प्रिंग की टेंशन से, अगर स्प्रिंग में टेंशन कम हुई तो यहां पर हमें वेट में भी वो 3 न्यूटन दे दे। अब आप क्या कहेंगे, ये रियल वेट है? नो, ये अपेरेंट वेट है। ये इस खास सिचुएशन के अंदर कि जब कहीं से इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, अब जो वेट हमें मिलेगा ये इसका अपेरेंट वेट होता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा रियल वेट और अपेरेंट वेट क्या होता है। रियल वेट वो है जो बॉडी का उस वक्त वेट किया जब बॉडी जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रख लें। अगर वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाती है फिर उसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके एक्सेलरेट करने से इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हमें स्प्रिंग की टेंशन से तो यहाँ रीडिंग मिलती है, समझ गए? तो इसलिए वो वेट जो हमें मिलेगा वो अपेरेंट वेट होता है। अच्छा, तो अब आपने ये तो समझ लिया। अब आते हैं जी हम काम की बात पे। हमने एक केस पढ़ा था कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर हमने ये वेट मेजरिंग डिवाइस जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कह रहे हैं वो लगाया हुआ है। ये वो बॉडी है जिस बॉडी का हमने वेट मेजर करना है। ओके, ये इसका मास कितना है जी, m मास है। अब हमने कहा कि अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं विद सम एक्सेलरेशन a, तो a एक्सेलरेशन से जब आप बॉडी को नीचे लेकर आएंगे तो इसके अंदर मौजूद जो स्प्रिंग है ना उसमें टेंशन कम हो जाएगी, तो ये वेट कुछ कम शो करेगा। पता है क्यों कम होगी टेंशन? मैं बताता हूं। देखो, मान लो कि इसका अपर एंड स्प्रिंग का इस वेट, ये वाला जैसे स्प्रिंग है, ये वाला अपर एंड जो है वो जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि ये यहां पर मैंने शो कर दिया इस तरह से। दूसरा एंड यहां पे जुड़ा हुआ है इससे, ये वो मैस है, ठीक है, जिसका हमने वेट फाइंड करना, कोई बॉडी कह लें आप। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसे जो है ना इसे खींच के रखा हुआ था इस तरह से, इसको रोक के रखा था ऐसे, स्प्रिंग को जैसे आप नीचे खींचते ये खींचा हुआ है। जरा सोचो, स्प्रिंग को ऐसे खींचा हुआ है और ये वाला पॉइंट हम नीचे लेकर आए ऐसे, तो क्या होगा, इसके नीचे आने से ये होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन रिलीज हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। समझ गए? तो जब टेंशन इस स्प्रिंग के अंदर हो जाएगी कम तो उससे वेट मिलेगा हमें कम, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो टेंशन आती है स्प्रिंग के अंदर उसी की रीडिंग हमें यहां मिल रही होती है, तो ये अपेरेंट वेट हमें मिलता है थोड़ा सा कम। समझ गए? और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स से। समझ गए? तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, यहां पर नेट फोर्स F से शो कर लेते हैं हम उसको। बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की एक टेंशन की। ठीक है, एक नीचे की तरफ फोर्स खींच रही है वेट की, एक ऊपर की तरफ खींच रही है टेंशन की। तो दोनों फोर्सेस का आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? एक बॉडी के ऊपर अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों को माइनस करते हैं। किसको किससे माइनस करते हैं? बड़ी वाली फोर्स को छोटी वाली फोर्स से माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो यहां पर देखिए कौन सी बड़ी वाली फोर्स है, बॉडी हो रही है नीचे को, तो नीचे वाली फोर्स होगी बड़ी, ऊपर वाली फोर्स होगी छोटी। दो लग रही थी ना, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। अब नीचे वाली फोर्स ने अपनी तरफ खींच लिया, मतलब नीचे वाली फोर्स बड़ी है, तो बड़ी फोर्स वेट की माइनस छोटी फोर्स किसकी है, टेंशन की। राइट? अब मैंने बताया था कि आपको जो अपेरेंट वेट मिलता है वो कहां से मिलता है, इस स्प्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन से। तो अपेरेंट वेट के लिए आप टेंशन का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे, टेंशन को इधर ले आएंगे, F उधर, यहां पर आ गई जी हमारे पास ये। अब आप जानते हैं कि टेंशन हमारे पास अपेरेंट वेट को शो करेगी। अपेरेंट वेट किसके बराबर है जी, W माइनस F, यानी कुछ कम वेट मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा अब देखिए W किसके बराबर है, mg। एक मैथमेटिकल रिलेशन बना लीजिए,
एफ क्या है, नेट फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। मास कितना है इसका, m, और किस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, उसी एक्सेलरेशन से मास भी नीचे आएगा। तो फिर इसका F की जगह पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ये बन जाता है जी हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि लिफ्ट ऊपर से टूट गई है और नीचे आ रही है, अब ये फ्रीली फॉल कर रही है, तो अब तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर। समझ गए? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था a, उसकी जगह आपको लगाना पड़ेगा g। तो जरा लगाइए और देखिए क्या होता है, t इज इक्वल टू एम जी माइनस m, और इसकी जगह भी लगाइए g। तो mg से क्या हो जाएगा, कैंसिल, टेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो, टेंशन होगी जीरो। तो बच्चों ये आया हमारे पास इसका रिलेशन। तो यहां से क्या सीखा कि ये लिफ्ट अगर यहां से ब्रेक हो जाए, फ्रीली फॉल करे, तो फ्रीली फॉल करने से क्या होता है, इस बॉडी के अंदर टेंशन जो है वो जीरो हो जाती है, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन जीरो हो जाती है। तो ये वेट क्या शो करेगा, जीरो वेट शो करेगा। तो इस सूरत में बॉडी जो है वो वेट लेस हो जाती है। तो क्या सीखा, सीखा ये कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, वो वेट लेस हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वेट लेसनेस। अच्छा, अब ये तो हमने सीखा मैथमेटिकली, एक डेरिवेशन की हेल्प से प्रूव कर लिया, सही है। अब इसकी जो लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, मजीद क्लियर हो जाए। वो क्या है, देखिए, अगर आप इसकी बजाय ना आप लिफ्ट में खुद खड़े होते और ये वाले वेट की बजाय आपने ऐसा एक वेट मेजरिंग डिवाइस नीचे रखा हुआ है, नीचे रखिए, आप उसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब जब आपकी लिफ्ट ऊपर रुकी हुई है, आपको अपना वेट फील होगा, आपकी टांगों के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वेट आप फील करेंगे। अब जैसे ही आप ऐसे लिफ्ट में बैठे हैं जो कि फ्रीली फॉल कर रही है, ऐसे लिफ्ट में बैठे हैं जो कि फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर से ऐसे टूट गई, मान लो नीचे आ रही है। अब ऊपर से नीचे जब वो जी एक्सेलरेशन के साथ आएगी, यानी फ्रीली फॉल करेगी, तो अब क्या होगा, आपको अपना वेट जीरो फील होगा, आप लगेगा बिल्कुल हल्के हो गए, आपको कुछ भी वेट नहीं है, बिल्कुल वेट लेस हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्या आपका वेट जीरो हो जाता है? एक्चुअली तो वेट जीरो नहीं होता, वो आपको अपेरेंट वेट आपका जीरो, जो आपको बजाहिर लग रहा होता है कि आपका वेट जीरो हो गया, एक्चुअली आपका वेट जीरो नहीं हुआ होता। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है अगर हमारा वेट जीरो नहीं हुआ? तो मैं बताता हूं बच्चों। ऊपर से नीचे आते हुए आपके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, जब आप फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, चाहे वो बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में हो या ना हो। जैसे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, मैं यहां से मार्कर ड्रॉप करूंगा ना, वो नीचे जाएगा, जबकि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके बावजूद नीचे जाएगा। अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, मैं इसके साथ जब तक कांटेक्ट में नहीं आता, ये इस पे फोर्स अप्लाई नहीं होती, मैं यहां से ऐसे ऐसे करता रहूं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जब तक कांटेक्ट में नहीं आऊंगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, तो जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। वो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके साथ वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसे हम वेट कहते हैं, आप फील उस वक्त कर रहे हैं जब सामने से कोई अपोजिंग फोर्स हो। अगर सामने से अपोज करने वाली फोर्स कोई नहीं है तो आप जितनी मर्जी फोर्स हो, जितना मर्जी वेट हो, आप फील नहीं कर पाएंगे उसको। कैसे? देखिए, ये है जमीन, यहां पे आप खड़े हैं, आपका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ W, ठीक है। तो इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसकी सरफेस पे, ये एक एक्शन है, उसके रिएक्शन के तौर पे अर्थ भी एक फोर्स लगाएगी ऊपर को, तो यहां से एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, दैट इज रिएक्शन फोर्स। तो आप जब जमीन पे खड़े होते हैं तो आपको अपना वेट मालूम होता, आप थक जाते हैं खड़े होके, क्यों? क्योंकि आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक एक्शन है, नीचे से एक फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, वो आपको फील कराती है कि आपका बहुत वेट है या आपका वेट है। समझ गए? अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा तो आपके ऊपर एक्ट ही नहीं होती। जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्ट हो रही होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा उसके ऊपर कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होती, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है। समझे? तो जब कोई ऐसी फोर्स है नहीं जो आपको, आपकी फोर्स को सामने से अपोज करे, तो आप अपने वेट को फील नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए,
आपका वेट है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाते जब आप फ्रीली फॉल की स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप वेट उस वक्त फील कर सकते हैं, ये फोर्स उस वक्त फील कर सकते हैं जब कोई सामने से अपोजिंग फोर्स मौजूद होती है। जैसे आप जमीन पे खड़े हैं तो रिएक्शन की अपोजिंग फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, आपको फील होता है, आपके पांव थकते हैं, पांव में दर्द होती है खड़े होके, तो आपको पता चलता है जी हाँ वाकई कोई ऐसी फोर्स है जो सामने से अपोज कर रही है, वेट नीचे को वो ऊपर को कर रही है अपोज, तो आपको फील होता है अपना वेट जब आप फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो आप किसी सरफेस से टच नहीं है, ठीक है, जमीन आपसे दूर है, रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर लग नहीं सकती, तो कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं, इसलिए आपको अपनी फोर्स फील नहीं होती, तो आप समझते हैं कि आप वेटलेस हो गए हैं। ये होता है अपेरेंट वेट। बात समझ आ गई? इसको बोलते हैं अपेरेंट वेट, ठीक है, और ये जीरो हो चुका है अब आपका अपेरेंट वेट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। समझ गए? अच्छा, तो एक बार मैंने आपको और बता दिया। अब यहां से ऊपर से नीचे आते हुए भी इस स्प्रिंग से भी मैं बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। जैसे हमने ये तो देख लिया कि ऊपर से नीचे आते हुए अगर हम ए एक्सेलरेशन के साथ आते हैं तो स्प्रिंग में टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। स्प्रिंग में टेंशन जीरो कैसे हुई, आपको वो भी बता देता हूं ताकि हर तरह से आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो, अब एक ये एंड है ना, ये वाला एंड, इसके साथ ऐसे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है ऐसे, और एक यहां पर ये वाला एंड में लगा देता हूं ये मैस। बच्चों एक बात याद रखना, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन उस वक्त आती है जब इसके इस एंड की और इस एंड की वेलोसिटी में फर्क आ जाए। कैसे, क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है, इसको रोको, रेस्ट पे रखो, इसको किसी चीज से फिक्स कर दो, इसको खींचो तो ये रेस्ट पर है और ये मूव कर रही है, वेलोसिटी में फर्क है, टेंशन आ जाएगी। समझ गए? और अगर आप ऐसा करें, इसको फिक्स ना करें, एक टेबल के ऊपर रख दें ऐसे ही फ्रीली, इसको एक एंड को खींचे ऐसे, तो दूसरा एंड भी जितनी स्पीड से ये एंड जाएगा उतनी स्पीड से ये एंड भी जाएगा, उसमें टेंशन आएगी क्या? कोई टेंशन नहीं आएगी उसके अंदर। टेंशन तब आएगी इसको थोड़ा स्लो चला लो, इसको तेज चला लो, या इसको फिक्स कर लो, इसको मूव करा लो, दोनों एंड की स्पीड का फर्क होगा ना, तो फिर बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें टेंशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। समझ लो, एक और एग्जांपल से बता दूं, गाड़ी है एक ये गाड़ी है, यहां पर एक स्प्रिंग लगा है जी, और एक और गाड़ी है यहां पर, ये भी स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर ये दोनों गाड़ी है, इसके दरम्यान अभी स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स है, अगर दोनों गाड़ियां एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ेंगी ऐसे, तो फिर स्प्रिंग के अंदर कभी भी टेंशन नहीं आएगी। अगर ये वाली गाड़ी तेज चले, ये वाली स्लो चले, तो फिर क्या होगा? ये वाली थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, ठीक है, और ये वाली पीछे रह जाएगी। अब स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव आ गया, तो खिंचाव कब आया? जब दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आया। जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है, स्प्रिंग जो इसके अंदर लगा हुआ, एक एंड इसका इससे कनेक्टेड है लिफ्ट से, और दूसरा इधर से, ये है जी वेट जो कि mg की फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स नीचे से लगती है इस पॉइंट के ऊपर। ऊपर वाला एंड जो है अब वो लिफ्ट के साथ है और लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? g। तो इस एंड का एक्सेलरेशन g, इस एंड का एक्सेलरेशन g, ये भी जीरो से स्टार्ट होगा, ये भी जीरो से स्टार्ट होगा, फर्ज कर लीजिए, ठीक है। तो अब जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी होगी, तो इसके अंदर कभी भी टेंशन नहीं आएगी, इसमें टेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन कोई नहीं होगी। अब अगर इसमें टेंशन नहीं होगी तो टेंशन से तो हमें वेट की रीडिंग मिलती है। अब अगर इसमें टेंशन नहीं होगी तो इसका पॉइंटर जीरो पर आके शो करेगा आपको जीरो पे, तो कोई वो इसका वेट नहीं होगा, हम बोलेंगे बॉडी वेटलेस हो चुकी है। तो ये था जी कंसेप्ट वेटलेसनेस का। समझ गए वेटलेसनेस होती क्या है? अब हमने इसको डिस्कस करना है जी एक सब टॉपिक के अंदर। सब टॉपिक हमारा क्या है? फ्री फॉल इन द स्पेसशिप। स्पेसशिप के अंदर ये जो वेटलेसनेस का फिनोमेना है, इसको हमने डिस्कस करना है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तमाम बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा हमने यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करना है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं है, केपीके की बुक में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के हवाले से है। ठीक है, तो अच्छे से समझना आपने इसको, फेडरल वाले बच्चे खसूसन, क्योंकि उनको ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है। अच्छा बच्चों, तो फ्री फॉल इन द स्पेसशिप का जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, वो भी सारे का सारा यूँ समझे कि वेटलेसनेस की कंडीशन में होता है। अगर आप एक एप्पल को यूँ ऐसे रख देंगे, हटा देंगे हाथ, वो नीचे नहीं गिरेगा, इधर ही रुका रहेगा। ठीक है, साइंटिस्ट उसके अंदर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे पानी में मछली तैर रही होती है ना, इधर जा रहा है कोई, इधर जा रहा है। अगर उन्होंने सोना होता है तो वो अपने आप को बांध के इस बैग्स के साथ अपने अंदर पैक करते हैं, मतलब बैग में खुद को पैक करते हैं और खुद को किसी बॉडी के साथ, किसी उसके पार्ट के साथ अटैच करते हैं, कहीं हम सोए हुए उड़ते ना फिरें, या ना आपस में टकरा जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है उसके अंदर वेटलेसनेस की, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि किस तरह से हम सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कराते हैं। ठीक है,
और उनकी वेलोसिटी के लिए रिलेशन जो कि पंजाब की बुक में नहीं है लेकिन फेडरल वालों की बुक में है, तो वो रिलेशन भी हम देख लीजिएंगे, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, किस वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंकें तो वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्री फॉल इन द स्पेसशिप। बच्चों, न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था तो उसके बाद वो फिर इस काम में एक नए काम में जुड़ गया था। वो नया काम क्या था, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, इसके पीछे पड़ गया था। उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बस सोचा जा सकता है ऐसा हो जाए तो, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि एक अर्थ के ऊपर एक बहुत हाइट वाली सरफेस पे चले जाएं, जैसे पहाड़ की एक चोटी पे चले जाएं और वहां पर आप एक कैनन लेकर जाए, तोप जिससे हम गोला फायर करते हैं, ठीक है। ये तोप हम इस पहाड़ की चोटी के ऊपर लेकर गए। उसने कहा कि हम इधर से ना एक कैनन बॉल सेंड करते हैं थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ। तो वो कैनन बॉल, चले मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, कैनन बॉल जो है वो यहाँ से ऐसे गिर गई, ठीक है। कुछ कम वेलोसिटी से फेंका आपने, यहाँ से यूँ गिर गए। फिर आपने क्या किया, थोड़ी सी वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो वो यहाँ से यहाँ गिर गया। अच्छा, थोड़ी सी वेलोसिटी को और बढ़ाया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गिर गया। थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ाया तो अब ये गिरा नहीं बल्कि अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे रिवॉल्व करने लग गया, ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है। और एक ख़ास वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी के साथ आप इसको सेंड करते हैं तो ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसने क्यों अर्थ के इर्द गिर्द जो है वैसे घूमना शुरू कर दिया। तो पहली बात यह देखो बच्चों, ये अर्थ जो है वो ऐसे आप देख सकते हैं सर्कुलर शेप में है। इसकी जो इसका जो सरफेस है वो कर्व सरफेस मान लीजिए, ऐसे कर्व सरफेस है। और ये जो पाथ फॉलो करता है ये भी क्या है, कर्व है, कर्व्ड पाथ है। जब अर्थ का कर्वेचर और ये जो पाथ, जिस पाथ पे ये मूव करता हुआ जा रहा है, ये दोनों कर्वेचर मैच कर जाते हैं तो फिर ये बॉल अर्थ की सरफेस के ऊपर नहीं गिरेगी बल्कि इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमना शुरू कर देगी। बच्चों, न्यूटन ने अर्थ की सरफेस को ज़रा ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि जो अर्थ की सरफेस है, अगर उस सरफेस के साथ आप टेंजेंट लेते हैं, मतलब यह है कि मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है और टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही होती है, ये ऐसे, ठीक है। उसने कहा कि अर्थ की सरफेस के ऊपर अलोंग द टेंजेंट अगर आप 8 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, ठीक है, तो आपसे अर्थ जो है वो तकरीबन 5 मीटर डाउन होती है। यानी हर 8 किलोमीटर टेंजेंट के अलोंग जो अर्थ डाउन होती है वो तकरीबन 5 मीटर डाउन होती है, समझे। उसने कहा कि एक बॉडी को अगर हम इस तरह सेंड करें कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर 8000 मीटर या 8 किलोमीटर का फासला तय करने के साथ साथ 5 मीटर नीचे को बेंड कर जाए, तो फिर जितनी कर्व सरफेस अर्थ की है वैसे ही कर्व सरफेस इसका बन जाएगा। यानी यूं समझ लें कि ये अर्थ की सरफेस के साथ इसका जो पाथ है, जिस पाथ को ये फॉलो करता हुआ जा रहा है, वो यूं समझ लें पैरेलल हो जाता है ऐसे, ठीक है। अर्थ की सरफेस का जो कर्वेचर है, जो कर्वनेस है उसकी, और इस पाथ की कर्वनेस, इसका कर्वेचर जो है वो मैच कर जाता है। कब मैच करता है कि जब इस बॉल को हम इस तरह से सेंड करें, एक खास वेलोसिटी जो कि तकरीबन 8000 मीटर पर सेकंड होती है, उसके साथ सेंड करें कि ये 8 किलोमीटर का फासला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और 5 किलोमीटर का फासला डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो तय करे, तो इस सूरत में इस पाथ का कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर मैच कर जाता है। अब ये बॉल जो है वो लगातार असल में तो अर्थ की तरफ गिर रही है ऐसे, लेकिन साथ साथ अर्थ भी, जितना ये अर्थ की तरफ गिर रही है उतनी अर्थ की सरफेस बेंड होती जा रही है। यानी ये समझ लें कि ऐसे जैसे जैसे अर्थ बेंड होती जा रही है वैसे वैसे ये भी बेंड होती जा रही है। ये गिर रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली, लेकिन क्योंकि अर्थ की कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस के होने की वजह से ये अर्थ के ऊपर गिर नहीं पाएगी कभी, क्योंकि जितना ये अर्थ की तरफ आएगी उतना अर्थ बेंड हो जाएगी, जितना ये और अर्थ की तरफ आएगी उतना अर्थ और बेंड हो जाएगी, जितना अर्थ की तरफ ये और आएगी अर्थ और बेंड होती जाएगी। बात समझ गए। तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि अगर आप इसको 8000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकोगे ना, तो फिर क्या होगा, ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगी कि जिसका कर्व और अर्थ की सरफेस का कर्व दोनों मैच कर जाएंगे, ऐसे पैरेलली चलेंगे इस तरह से, समझ गए। तो इस सिचुएशन के अंदर ये लगातार अर्थ की तरफ गिर रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर कभी भी गिर नहीं पाएगी, अर्थ के ऊपर कभी भी
गिर नहीं पाएगी और इस तरह लगातार अर्थ के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। समझ गए? अब मैं जल्दी से इस पॉइंट को समराइज करता हूं और फिर एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो हम ड्राइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, न्यूटन ने क्या कहा था, उसने एक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया कि अर्थ की सरफेस से अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है, आप 8 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो अर्थ जो है वो आपसे तकरीबन 5 मीटर डाउन हो जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसने करते करते एक ऐसी वेलोसिटी ढूंढ ली, उसने कहा एक खास वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी के बाद जो है वो बॉल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 8 किलोमीटर फासला तय करे और वो डाउनवर्ड मूव करे 5 मीटर। तो फिर जो ये पाथ फॉलो करेगी, वो पाथ और अर्थ की सरफेस का कर्व दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों का कर्वेचर मैच कर जाएगा। अब ये लगातार अर्थ की तरफ गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, लेकिन अर्थ भी साथ साथ बेंड होती जा रही है, घूमती जा रही है, बेंड होती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये बॉल कभी भी अर्थ के ऊपर अब गिर नहीं पाएगी। और अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली अर्थ की तरफ गिर रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर कभी गिर नहीं पाएगी, क्योंकि इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर मिल गया है। ये दोनों एक तरह के पैरेलल पाथ फॉलो करती हुई जा रही हैं, तो बॉल लगातार अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये जो कैनन बॉल है वो अर्थ की सरफेस के अराउंड जो है वो घूमती है। सही है। अच्छा, अब जरा देखिए, मैंने आपको ये चीज बता दी कि ये बेसिकली जो बॉल है वो कंटिन्यूसली अर्थ की सरफेस की तरफ फॉल कर रही है, लेकिन उसके ऊपर गिर नहीं पा रही क्योंकि कर्वेचर मैच किया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है ये भी फिर एक फ्री रिफॉलिंग बॉडी है जो कंटिन्यूसली अर्थ की तरफ गिर रही है, अर्थ की तरफ गिर रही है, अर्थ की तरफ गिरती जा रही है, लेकिन गिर नहीं पा रही, वो एक अलग बात है। लेकिन है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी ना। अभी तो हमने सीखा था कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होती है उसका वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा एक, मान लीजिए एक स्पेसशिप ही है जिसको हमने इस तरह से सेंड किया हुआ है, तो स्पेसशिप के अंदर मौजूद तमाम चीजें फिर क्या हो जाएंगी, वो वेटलेस हो जाएगी। स्पेसशिप भी क्या हो जाएगी, वेटलेस हो जाएगी, उसका वेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका वेट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास एप्पल को अगर आप स्पेसशिप के अंदर एक साइंटिस्ट यूं रखता है ऐसे और छोड़ देता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? वो वहां पर 0 ग्रेविटी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस स्पेसशिप के जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं, वहां ग्रेविटी 0 हो जाती है। ठीक है, जो शिप है, स्पेसशिप है, उसके अंदर के एनवायरनमेंट के लिहाज से, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं कि अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम में आ जाते हैं। वो सारा सिस्टम जो बन जाता है वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ग्रेविटी फ्री सिस्टम पता क्या होता है? अब मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ता हूं ना, ठीक है, तो ये नीचे गिर जाता है। ग्रेविटी फ्री सिस्टम ऐसे होता है, मैं यहां छोड़ूंगा यहीं रुक जाएगा, मुझे कोई भी फोर्स नहीं चाहिए जो इसको यहां से रोक के रखे, इसको बचा के रखे, नीचे गिरने से बचाए। ये ऐसा होता है ग्रेविटी फ्री सिस्टम। मैं इस मार्कर को यहां छोड़ूं, अगर ये नीचे ना गिरे, यहीं पर रुक जाए, तो ये मेरा ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट से? इस स्पेसशिप के अंदर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से घबराना नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं ना, तो उसको किसी न किसी चीज के लिहाज से कहते हैं, भाई इस दीवार के लिहाज से मैं मूव नहीं कर रहा, मैं रेस्ट पे हूं, तो ये दीवार मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंपल वर्ड्स में आसान सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो साइंटिस्ट, वो सामान, वो एप्पल उनका, वो तमाम चीजें जो उस स्पेसशिप के अंदर हैं, वो सारी की सारी 0 ग्रेविटी सिस्टम में पड़ी हुई हैं। उनके ऊपर कुछ भी ग्रेविटी ऐड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू, या हम कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, अभी जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, उस शिप के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, बाहर के लिहाज से नहीं, उस शिप के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो चीज़ रेस्ट पर है। मान लीजिए ये मेरी स्पेस शिप है, यहाँ पर एप्पल रोका, यहीं पर रुक गया, इसके अंदर इस सिस्टम, ये जो हमारा ये क्या है, ये सिस्टम है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तमाम चीज़ें वेटलेस हो चुकी हैं, नीचे नहीं गिर रही, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। ठीक है, इसीलिए ये साइंटिस्ट जो है वो आसानी से फ्लोट करके इधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समझ गए? अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि ये वेटलेसनेस का कंसेप्ट क्या होता है और इसकी रियल एप्लीकेशन आपने यहाँ पर देख ली। स्पेसशिप के अंदर वाकई ही साइंटिस्ट जो है वो उड़ रहे हैं, एप्पल फिजा में खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। समझ गए? बात क्लियर होगी? अच्छा, तो जो भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग करेगी उसका वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अच्छा, अब एक बात और देखो बच्चों, कोई भी बॉडी जो है ना, हमने सिर्फ ये नहीं समझ लेना कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो फ्रीली फॉल कर रही है तो वो वेटलेस हो जाएगी। चाहे वो मून की ग्रेविटी में फ्रीली फॉल कर रही है, चाहे वो जो सन की ग्रेविटी है उसके अंदर फ्रीली फॉल कर रही है, किसी में भी फ्रीली फॉल कर रही है, वो वेटलेस होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर अर्थ के लिए नहीं है। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा जी, तो हमने सीख लिया बेसिकली कि किस तरह से जो वेटलेसनेस का फिनोमेना होता है एक स्पेसशिप के अंदर, ठीक है, और एक स्पेसशिप किस तरह से सर्कुलर पाथ के अंदर घूमती है। और हमने ये भी देख लिया कि ये जो स्पेसशिप है ना, ये कंटिन्यूसली अर्थ की तरफ फॉल कर रही होती है, तो ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंसीडर होगी। अर्थ के ऊपर गिर इसलिए नहीं सकती क्योंकि इसका पाथ ऐसा है, जो ये पाथ फॉलो करती है, जो कर्व पाथ फॉलो करती है, उसका कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर मैच कर जाता है। ये कंटिन्यूसली अर्थ की तरफ गिर रही है लेकिन अर्थ के ऊपर गिर नहीं सकती। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसकी वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन निकाल लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो कम से कम वेलोसिटी है कि जिसके साथ आप एक सैटेलाइट को, किसी ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं तो वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। वो तकरीबन 8000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अभी हम उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना देते हैं ऐसे, लो जी, इसका सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे ये आ गया इसके अराउंड वो एक पाथ जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट जो है, ये सैटेलाइट है, वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है। और ये जिस दायरे में घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है, उसके रेडियस को हम बोलेंगे R0। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, R है, और इससे ऊपर जो है वो हाइट h शो कर देते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली R0 होता है वो इक्वल टू होता है जी किसके, R प्लस h के, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने R के मुकाबले में h जो है वो बहुत बड़ा शो कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो रियली जो R होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस हाइट के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपको ये तो इल्म है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमती है तो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमने के लिए उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। और हम जानते हैं कि वो सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² ओवर r। यहाँ पे v उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसको vo से शो करता हूँ। ये रेडियस इसका ऑर्बिटल रेडियस है, यानी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, R0 है, समझ गए। और वेट किसके बराबर होता है आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, वेट। ओके, दोनों तरफ m है, कैंसिल कर दीजिए। g इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर ओवर R0। ओके, हमें चाहिए वेलोसिटी के लिए रिलेशन, तो वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है, इसको इधर ही रखें, ये g के साथ R0 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए जी, हमें चाहिए वेलोसिटी, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, v0 का स्क्वायर g इंटू R0। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया v0। ओके, यहां देखिए ये g इसी तरह से रहेगा, और R0 क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल रेडियस, जो कि r प्लस h से मिलकर बनता है, r प्लस h ऐसे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए हम h को निगलेक्ट करते हैं। जैसे आप शूज़ देने के लिए जाते हैं, आपके शूज़ हैं 2999, अब आप उसको 3000 देते हैं तो क्या 1 रुपया वापस लेते हैं उससे? कभी उससे पूछा भी है 1 रुपया? कभी नहीं पूछा। क्यों? कि 3000 के मुकाबले में 1 रुपये की वैल्यू नहीं है, अब क्या उससे 1 रुपया वापस ले। लेकिन आप जब शॉप पे मैच बॉक्स लेने जाते हैं, वो अगर 2 रुपीज़ की है, अगर वो आपको 3 आपसे मांग ले तो आप पूरा उसके साथ जंग करके कहते हैं, जब इसके ऊपर लिखा है 2 रुपीज़ तुमने 3 क्यों मांगे? क्यों? वहाँ 2 के मुकाबले में 1 की वैल्यू है, लेकिन 3000 के मुकाबले में 1 की वैल्यू नहीं, आप इग्नोर कर देते, कभी उससे पूछा तक नहीं है। समझे? अच्छा, तो देखिए यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो हमारे पास h है उसको आप कह देंगे जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है जी 0 है, ठीक। ओके, तो फिर आपके पास ये हो जाएगा g इंटू आर इज इक्वल टू v0। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए जरा, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है जी हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू v0। ओके बच्चों, अब इसका वैल्यू निकालोगे जरा कैलकुलेटर से तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है जी आपके पास 8 किलोमीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी। तो बच्चों हमने देख लिया यहाँ पर कि वेटलेसनेस क्या होता है, रियल और अपीरेंट वेट के कंसेप्ट को रिवाइज करके हमने वो सीखा, उसकी मैंने आपको तमाम लॉजिक्स बताई। ठीक है, मैथमेटिकली रिलेशन बताया, मैथमेटिकली भी प्रूव किया, लॉजिकली भी प्रूव किया। उसके बाद फिर हमने उसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस की। ये हमने देखा कि फ्रीली फॉल इन द स्पेसशिप किस तरह से होती है। ठीक है, उसके लिए जो एक क्रिटिकल वेलोसिटी है वो भी हमने कैलकुलेट की। और हमने ये याद रखना है कि ये जो बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ये कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर गिर रही है। ठीक है, और ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही कंसीडर होगी। इसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम चीज़ें वो भी वेटलेस होंगी, क्योंकि जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है वो वेटलेस होती है। तो ये शिप अगर फ्रीली फॉल कर रही है, इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें फ्रीली फॉल कर रही हैं और तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वेटलेस हो जाती हैं। उसके लिए हमने ये क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन भी निकाल लिया। ये सर्कुलर पाथ के ऊपर क्यों घूमती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन ने अर्थ के कर्वेचर को देखा कि उसका कर्वेचर जो है वो हर 8 किलोमीटर के बाद अर्थ 5 मीटर डाउन हो जाती है। तो उसने कहा कि अगर मैं किसी बॉडी को इस तरह से सेंड करता हूँ कि वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 5 मीटर डाउन चली जाए, तो उसका कर्व पाथ और अर्थ की जो कर्व सरफेस है वो दोनों मैच कर जाएंगी। जब दोनों का अर्थ का कर्वेचर और इस सर्कुलर पाथ का कर्वेचर मैच करेगा तो ये बॉडी कभी भी अर्थ के ऊपर गिर नहीं पाएगी। ये लगातार कोशिश करती रहेगी अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ गिरने की, लेकिन उसके ऊपर कभी भी गिर नहीं पाएगी। इस तरह वो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो घूमती रहेगी। इसके अलावा हमने ग्रेविटी फ्री सिस्टम की बात की थी कि स्पेसशिप क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है, अब उसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें वो भी फ्रीली फॉल कर रही होंगी, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वेटलेस हो जाती हैं। उनके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? इस शिप के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, समझ गए? तो अगर हम एप्पल को किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ देंगे तो उसको यहाँ रोके रखने के लिए हमें कोई अपोजिट फोर्स यहाँ लगानी नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर मुझे ये लगानी पड़ेगी, अगर मैं ये हटाता हूँ तो मार्कर नीचे गिर जाएगा, तो वहाँ आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। तो वो हमारे पास बेसिकली एक ऐसा जोन बन जाता है जिसको हम ग्रेविटी फ्री जोन कहते हैं। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।